नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। जब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड से कहा ताजमहल आपका है तो कागज दिखाइए। यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2005 में ताजमहल को वक्फ की संपत्ति के रूप में रजिस्टर कर लिया था। विवादित वक्फ संशोधन बिल के रूप में ऊपर 18 से 20 सितंबर तक सांसद की संयुक्त संसदीय समिति चर्चा करेगी। इसी साल 8 अगस्त को जब इस बिल को लोकसभा से पारित किया गया था, तब विपक्ष के विरोध के बाद उसी दिन एनडीए सरकार ने इसे जेपीसी के पास भेजने के लिए हामी भर दी थी। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने 17 सितंबर को बयान दिया है कि आने वाले दिनों में वक्फ संशोधन बिल संसद से पास हो जाएगा। सरकार का इस बिल को लाने के पीछे उद्देश्य वक्फ बोर्ड की कथित मनमानी को रोकना है, जिसमें वे किसी भी संपत्ति को वक्फ के दायरे में ले जाते हैं। ऐसे में जानते हैं उस मामले के बारे में जब यूपी की सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताजमहल के ऊपर अपना दावा ठोक दिया था। कहां से शुरू हुई कहानी शुरू होती है 1998 से, जब यूपी के फिरोजाबाद के एक व्यापारी इरफान बेदार ने यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड से गुजारिश की थी कि ताजमहल को वक्फ की संपत्ति घोषित कर बोर्ड उन्हें वहां का मुतवल्ली या केयर टेकर बना दे। चूँकि यहाँ ऐतिहासिक स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अंतर्गत आती थी, बोर्ड ने ASI को इस संबंध में एक नोटिस जारी किया। 2018 में यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर अहमद फारूकी ने मीडिया को बताया था कि जब बोर्ड ने ताजमहल को सीधा वक्फ संपत्ति घोषित करने की जगह ASI को नोटिस भेजा, तब 2004 में इरफान बेदार खुद ही इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए और उन्हें ताजमहल का मुतवल्ली बनाने की मांग की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही इस अपील पर विचार करने को कहा, जिसके बाद 2005 में यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताज को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय ले लिया। फारूकी के मुताबिक ASI ने वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवाद के सभी मामलों के लिए प्रथम अपीली प्राधिकरण वक्फ न्यायाधिकरण के पास जाने के बजाय इस निर्णय के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। साल 2010 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के इस निर्णय पर रोक लगा दी और वक्फ बोर्ड से इस बात के सबूत मांगे कि वक्फ बोर्ड कैसे ताजमहल पर अपना दावा कर रहा है। कैसी हुई राजनीति। इस बीच 2014 में उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं अल्पसंख्यक मामलों के तत्कालीन मंत्री आजम खान ने कहा कि दुनिया के अजूबों में एक ताजमहल को राज्य के वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया जाना चाहिए। आजम जो राज्य के समाजवादी पार्टी की सरकार में वक्फ मंत्री भी थे, 13 नवंबर 2004 को कहा था कि ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित किया जाना चाहिए और उन्हें इसका प्रभार दिया जाना चाहिए। इस बैठक में लखनऊ ईदगाह के तब इमाम रहे मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, जो समाजवादी पार्टी के करीबी भी रहे थे, उसी मंच पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुसलमानों के लिए ताजमहल को खोलने की मांग कर दी। उन्होंने कहा, हमें दिन में 5 बार ताजमहल में नमाज अदा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हमने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने इसे सकारात्मक रूप से लिया है। दूसरी ओर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17वीं सदी के इस स्मारक के आगंतुकों के लिए जल्द से जल्द टिकटिंग की व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा था। अब आजम खान के इस बयान के बाद बवाल होना तय था। तत्कालीन वक्फ मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए शिया नेता और लखनऊ के इमाम रजा कमेटी के अध्यक्ष सैयद फयाज हैदर ने कहा, ताजमहल हमें दे दिया जाना चाहिए। मुमताज एक शिया थी जिनका असली नाम अर्जुमन बानो था। ताज की वास्तुकला इसके शिया कनेक्शन का सबूत है। मस्जिद के पास एक पानी की टंकी है जो मकबरे के पश्चिम की ओर स्थित है। हम सभी जानते हैं कि शिया नमाज अदा करने से पहले पानी की टंकी से वजू करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुमताज के शव को बुरहानपुर, जहां उनकी मृत्यु हुई, में खोद कर निकाला गया था और दफनाने के लिए एक ताबूत में ताजमहल लाया गया था, जो एक शिया रिवाज था। जब इंडिया टुडे ने हैदर से 2014 में पूछा कि क्या वे ताजमहल से होने वाली कमाई के लिए स्मारक का स्वामित्व मांग रहे हैं, तब उनका कहना था, हमें ताजमहल से होने वाली कमाई नहीं चाहिए, हमें तो बस मुहर्रम के मौके पर ताजमहल परिसर के भीतर खुद को कोड़े मारने की इजाज़त चाहिए। ऐसी ही मांगों और प्रति मांगों के बीच इंडिया टुडे ने 2014 में यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा नियंत्रित कुछ ऐतिहासिक इमारतों ढांचों का दौरा किया था। सभी मामलों में यही देखा गया कि ASI ही इनका रखरखाव करती थी, जबकि वक्फ बोर्ड इस मामले में सुस्त ही रहता है। उन्होंने इस मस्जिद को अपनी बेटी जहां आरा बेगम को समर्पित किया था। उत्तर प्रदेश केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड को इस मस्जिद का नियंत्रण मिला था। 2014 में इंडिया टुडे ने देखा कि इसके परिसर में
82 दुकानें हैं जहां से बोर्ड हर महीने 17,000 रुपये का किराया वसूलता था, लेकिन यह एएसआई था जो अपने संसाधनों से इस इमारत का रखरखाव कर रहा था। यह सच है कि मुमताज़ शिया थे, लेकिन ताजमहल एक हेरिटेज साइट है। सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड अपनी मौजूदा संपत्तियों का प्रबंधन नहीं कर सकते, इसलिए ताजमहल को नियंत्रित करने की कोई भी मांग अनुचित है। उन्हें ताजमहल को छोड़ देना चाहिए। इतिहासकारों ने क्या कहा? आजम खान के ताजमहल वाले बयान पर तब देश के कई जाने माने इतिहासकार भी भड़क गए थे। लगभग सभी की एक मत राय थी कि ताजमहल को सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपने का विचार लोकप्रियता पाने की एक सस्ती कोशिश है। प्रसिद्ध इतिहासकार जीएन झा ने तब राजनेताओं के कई ऐसे बयानों की सर्वसम्मत निंदा करने की बात करते हुए कहा कि उनसे स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इतिहास को फिर से परिभाषित करने के प्रयास की बू आती है। इतिहासकार सोहेल हाशमी ने भी इस मामले में कहा था कि इस तरह के बयानों का कोई मतलब नहीं और यह केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए है। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा था, ताजमहल कोई तीर्थ स्थल नहीं है और पहले के समय में वहां नमाज अदा करने की कोई परंपरा नहीं थी। हम इस विरासत को हिंदू और मुस्लिम विरासत में विभाजित नहीं होने दे सकते। हाशमी का कहना था कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत ऐतिहासिक पुरातत्व और स्थापत्य महत्व के सभी स्मारक एएसआई की जिम्मेदारी है, सिवाय उन स्थानों के जहां प्रार्थना की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 10 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से कहा कि अगर बोर्ड चाहता कि अदालत विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल पर बोर्ड के दावे को स्वीकार करे तो उसे ताजमहल को वक्फ संपत्ति के रूप में सौंपने वाला शाहजहां के हस्ताक्षर वाले मूल दस्तावेज पेश करने होंगे।